नमस्कार प्रेक्षको, हेलो डॉक्टर या प्रायोजित कार्यक्रमामध्ये मी डॉक्टर आकाश हरिश्चंद्र मस्के तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। प्रेक्षको, रोग म्हटलं की साहजिकच भीती वाटते, पण असेही काही रोग आहे की ज्याच्यामध्ये रोगापेक्षा चिकित्सेची भीती जास्त वाटते। असे रोग जे दुर्दम्य आजार आहेत त्यापैकी एक म्हणजे कॅन्सर, आणि त्यावरती होणारी जी चिकित्सा आहे ती म्हणजे कीमोथेरपी। तर या कीमोथेरपीमध्ये होणारे जे साइड इफेक्ट्स आहेत जसे वांत्या, मळमळ किंवा टक्कल येणे, या सर्वांमुळे याबद्दलची माहिती घेणे खूप महत्त्वाचं आहे। म्हणूनच याच अनुषंगाने आपण आजचा विषय निवडला आहे। पाहूया आजचा विषय काय आहे ते। विषय आहे कीमोथेरपीशी लढा देताना। विषय आहे कीमोथेरपीशी लढा देताना। आणि याच विषयावरती तज्ञ मार्गदर्शन तसेच चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत डॉक्टर ज्योती वाजपेयी मॅडम। नमस्कार मॅडम, आपल्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आहे। नमस्कार आकाशजी। नमस्कार। महाराष्ट्राला सुपरिचित असं व्यक्तिमत्व आहे मॅडमांचं, तरी सुद्धा नव्या असलेल्या प्रेक्षकांसाठी मी पुन्हा एकदा मॅडमांची ओळख करून देतो। मॅडम ह्या अपोलो हॉस्पिटल तसेच महाराष्ट्र प्रदेश मेडिकल आणि महाराष्ट्र प्रदेशमध्ये प्रिसिजन ऑन्कोलॉजीच्या लीड आहेत। तसेच त्या सर एच.एन. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलच्या सिनियर डॉक्टर सुद्धा आहेत। मॅडम ह्या मेडिकल ऑन्कोलॉजीच्या माजी प्रोफेसर आहेत। तसेच त्या ब्रेस्ट DMG कन्व्हेनर आणि टाटा मेमोरियल सेंटरच्या IOSI इम्युनो ऑन्कोलॉजी ऑफ इंडियाच्या संस्थापक सरचिटणीस आहेत। ISMPO अँड TYA CAN यांच्या त्या संयुक्त सचिव आहेत। ESMO, SITC, ABC, BCY7 आणि ESMO PAGA साठी प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे, स्तनाचे कर्करोग, सार्कोमा आणि इम्युनोथेरपीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्यासाठी त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे। त्यांच्या इतर संशोधन कार्यामध्ये दुर्मिळ कर्करोग जसे सार्कोमा व गर्भधारणेशी संबंधित कर्करोग, अल्प उत्पन्न देशांसाठी कमीत कमी किमतीमध्ये प्रभावी प्रोटोकॉल तयार करणे, स्तन व स्त्री संबंधित कर्करोग, लिंग समानता आणि इम्युनोच्या क्षेत्रातील किमान 200हून अधिक राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रकाशने त्यांनी केलेली आहेत। चला आता प्रेक्षको, आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळूया। मॅडम पुन्हा एकदा कार्यक्रमामध्ये स्वागत आहे। मॅडम आजचा जो टॉपिक आहे, जे विषय आहे ते कीमोथेरपी म्हणजे कॅन्सरशी निगडित आहे। तर म्हणजे नेमके काय आहे, त्याची लक्षणं काय आहेत, त्याबद्दल जरा सांगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैंसर जो होता है, कैंसर एक एबनॉर्मल या असामान्य जो कोशिकाएं होती हैं उनका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो सामान्य या नॉर्मल सेल्स को ओवरकम कर लेती हैं और उसकी वजह से कई तरीके के दुष्परिणाम हम बॉडी पे देखते हैं। ये कई तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, पर मोस्ट कॉमन जो इसका लक्षण होता है वो एक एबनॉर्मल घाव के रूप में प्रेजेंट होता है। किसी बॉडी पे कौन सा पार्ट इफेक्ट हो रहा है, वहाँ पे कोई गांठ बन जाती है और वो जो नहीं जा रही है कई दिनों तक, तो वो जनरली पेनलेस गांठ होती है। और बहुत बार मरीज मुझसे कहते हैं कि हम इसलिए 1 साल से ये गांठ देख रहे थे और हम आपके पास नहीं आए क्योंकि पेन ही नहीं कर रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में ये इनिशियल पीरियड में जो गांठ होती है या लंप होता है, ये ट्यूमर होता है, ये पेनलेस होता है कैंसर में। कुछ केसेस में ये पेनफुल हो सकता है, मगर जनरली लेटर स्टेजेस में, बाद अवस्थाओं में ही पेन आता है, तो उसको आप नजरअंदाज ना करें। यदि कोई भी एबनॉर्मल गांठ मिल रही है तो आपको वो किसी चिकित्सक के नोटिस में। इसके अलावा एक तरीके की कोई खांसी हो रही है जो नहीं 1% कई दिनों तक जो कि नहीं जा रहा है सामान्य इलाज करने से, और किसी का वजन घटने के लिए आजकल लोग बड़े प्रयास करते हैं, मगर यदि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं और आपका वजन घट रहा है, सिग्निफिकेंट घट रहा है कुछ महीनों में, तो ये अलार्मिंग सिम्टम हो सकता है। आपको इस कंडीशन में आपको जो है चिकित्सीय सुविधा लेने के लिए आना चाहिए। और मैं बाकी कम्युनिटी प्रैक्टिशनर्स को भी बताना चाहूँगी, क्योंकि फैमिली फिजिशियंस के पास लोग पहले जाते हैं, तो आपको भी ये सब सिम्टम ध्यान में रखने हैं और जल्दी हमारे पास भेजना है। जल्दी भेजने का फायदा ये है कि अर्ली स्टेज में अच्छी बायोलॉजी ऑफ डिजीज है, तो हम 90% तक क्योर रेट और इससे भी ज्यादा कई बार कर सकते हैं। मगर लास्ट स्टेज में 5-10% बचता है, तो इतना करें।
नक्कीच मॅडम, तुम्ही सांगितलं की कॅन्सर हे अर्ली डायग्नोसिस आहे, तर त्या चिकित्सामध्ये काय फरक होतो, म्हणजे चिकित्सा कशी असते प्रथमतः ते महत्त्वाचं असतं, आणि मग अर्ली डायग्नोसिस झालं तर त्याची चिकित्सा कशी असते आणि लेट डायग्नोसिस झालं तर कशी चिकित्सा असते? तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं सबको ये जानकारी है कि चिकित्सा पद्धतियां कैंसर में है काफी एडवांस हो गई, बहुत डेवलपमेंट है रिसर्च की, साइंटिफिक क्लिनिक्स में और हमने कैंसर के अर्ली स्टेजेस में देखा तो काफी हद तक हम उसकी कर सकते हैं, बड़ी अवस्थाओं में भी हम काफी हद कंफर्ट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई इलाज मौजूद नहीं होता मरीज के लिए। और मैं ये बताऊंगी कि अंतर इस तरीके से आता है कि ट्रीटमेंट जो है टीम एफर्ट है। आज की डेट में सर्जरी अलोन सफिशिएंट नहीं होती है, मेजॉरिटी ऑफ द केस में हमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एफर्ट करना पड़ता है। और यदि बहुत अर्ली स्टेज है तो कुछ प्रतिशत केसेस में सर्जरी अलोन सफिशिएंट हो सकती है। अगेन इस पर डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर है, किस तरीके का कैंसर है, उसकी बाकी बायोलॉजी या उसका बाकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पर कई सारे केसेस में हमें इस अर्ली स्टेजेस में भी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करना होता है। लोकली एडवांस या बीच की अवस्था में आने पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें मल्टी डिसिप्लिनरी या कई पद्धतियों का मिला जुला इलाज करने से ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। और जब मेटास्टेटिक हो जाता है, मतलब जब जो कैंसर है वो जिस ऑर्गन से निकला है वहाँ सीमित नहीं रह के बाहर की जगहों पे फैल जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर है तो ब्रेस्ट में लिमिटेड ना रह के ब्लड के माध्यम से वो लंग्स में चला गया है, ब्रेन में चला गया है या लिवर में चला गया, तो उस कंडीशन में हमारे पास सिस्टमिक थेरेपी या जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी से उत्पन्न दवाएं हैं जो कि कीमोथेरेपी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इस तरीके की चीज़ों का बहुत रोल है। और रेडिएशन का भी रोल इस समय होता है। जनरली सर्जरी का उतना रोल नहीं होता है, तो हमें सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। और एक्सपर्ट सेंटर में, एक्सपर्ट हैंड्स में, जैसे कि मैं अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस में करती हूँ, इस लोगों पे इसका मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट मौजूद है, से हम बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हैं। नक्कीच मॅडमनी खूप छान पद्धतीमध्ये सांगितलं आहे की चिकित्सा कशी कशी करतात, त्यात सर्जरी सुद्धा आहे, इम्युनोथेरपी सुद्धा आहे आणि किमोथेरपी सुद्धा आहे। पण मॅडम यांनी एक प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी मध्ये प्रावीण्य प्राप्त केलेलं आहे, त्याच्याबद्दल काय आहे ते जाणून घेऊया। मॅडम, प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी म्हणजे नेमके काय? तो आपने आगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आकाश जी। अगेन क्योंकि आज की जो एरा है, मैं बोलती हूँ ये प्रिसीजन एरा है, तो इसमें वन साइज फिट ऑल मॉडल नहीं काम करता है। मतलब एक ही तरीके का कपड़ा हम सबको नहीं पहना सकते ना, या एक ही तरीके का ट्रीटमेंट भी हम सभी को नहीं दे सकते। तो हर पेशेंट अलग है, उसका ट्यूमर अलग है, उसका कैंसर अलग है, और सिमिलरली उसका जो माइक्रो एनवायरनमेंट हम बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि यदि हम सिमिलर काइंड के ट्यूमर में, सिमिलर काइंड के कैंसर में सिमिलर स्टेज है, उसके बावजूद भी हम यदि सेम ट्रीटमेंट से इलाज करते हैं तो 100 मरीजों में अलग अलग तरीके के परिणाम मिलते हैं, क्योंकि वो होस्ट या वो मरीज डिफरेंट है, तो उसका अपना जो माइक्रो एनवायरनमेंट में डिफरेंट है। तो वो जो आपस में इंटरेक्शंस होते हैं दवाओं के, माइक्रो एनवायरनमेंट के, उन सब से एक अलग तरीके का जो है परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए आज की जो एरा में हम पर्सनलाइज थेरेपीज और प्रिसिजन थेरेपीज करते हैं। हम ये देखते हैं कि इस मरीज का कैंसर का मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग, हम इसका पूरा जेनेटिक लेवल पे और सोमेटिक लेवल पे जीन प्रोफाइल देखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि क्या हमें कोई स्पेसिफिक टारगेट मिल सकते हैं। वो यदि टारगेट मौजूद हैं तो हम बड़े प्रिसाइजली मरीज को वो टारगेटेड थेरेपीज दे सकते हैं। कभी इम्यून थेरेपी के मार्कर मिल जाते हैं तो हम इम्यून थेरेपी से इलाज कर सकते हैं। इन सब दवाओं को देने से चांसेस इस बात के होते हैं कि इफेक्ट ज़्यादा हो और साइड इफेक्ट हम मिनिमाइज कर सकें। ये हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगेन मैं बोलूँगी कोई भी चीज़ पेनेसिया नहीं, सब मर्जों की एक दवा नहीं होती, इसलिए हमें अलग अलग तरीके से मरीज को समझते हुए उसका इलाज करना होता है, और इसे हम प्रिसिजन थेरेपी कहते हैं। नक्कीच मॅडम, खूप छान माहिती दिली मॅडम तुम्ही। प्रेक्षको, चर्चा रंगत आली आहे, आपण ही चर्चा पुढे अशीच होऊया। वेळ झाली आहे एक छोटीशी विश्रांती। कुठे होणार पाहता तुमचा आवडता कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर। ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा स्वागत आहे। आपण मॅडम सोबत चर्चा करत आहोत कॅन्सर या विषयाबद्दल, आणि मॅडमांनी खूप छान पद्धतीत प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी म्हणजे नेमके काय त्याबद्दल माहिती दिलेली आहे। त्याच्यासोबत होणारी जी वैयक्तिकृत काळजी जी असते, जी पर्सनलाइज केअर असते, ते काय महत्त्वाचे आहे की नाही त्याबद्दल आपण जाणून घेऊया। मॅडम, पर्सनलाइज केअर बद्दल काय सांगाल तुम्ही? तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे आकाश जी की पर्सनलाइज थेरेपी में हम बोलते हैं कि जो हमारे सामने चेयर पे बैठा है वो मरीज सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसकी तरह तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमें देखने होते हैं, और उसके हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। ये पर्सनलाइज थेरेपी में हम उनकी एज का भी ध्यान रखते हैं, हम उनके जेंडर का भी ध्यान रखते हैं, हम ये भी ध्यान रखते हैं कोई और बीमारी तो नहीं है, और ये भी ध्यान रखते हैं अलग अलग तरह की थेरेपी उनको क्या चल रही है। बहुत मरीजों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कई तरह की और बीमारियां, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ दवाएं चल रही हैं तो उनका कोई पोटेंशियल इंटरेक्शन हो सकता है हमारी दवाओं से, वो सब हम सोचते हैं। और मरीज की विशेज़,
वो बड़ा हमें इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कोई मरीज सोचता है कि मेरे लिए कॉस्मेसिस इंपॉर्टेंट है, मुझे बॉडी इमेज का बहुत इशू है, या मुझे बाल नहीं गिरना चाहिए, मेरे बालों को झड़ना नहीं चाहिए, तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हम बाद में भी चर्चा करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम एक ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं मरीज के लिए जो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में होता है, तो इसे हम पर्सनलाइज थेरेपीज बोलते हैं। और मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी इसके बारे में कि इम्यूनोथेरेपी बड़े इस इरा का, मैं बोलती हूँ इस सेंचुरी का, इस डिकेड का भी नहीं, इस सेंचुरी का रिवोल्यूशन है। मगर और इसके लिए आपको बहुत सारे हमारे दर्शकों को मालूम ही होगा कि इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था डॉक्टर जिम एलिसन और प्रोफेसर हॉन्जो को 2018 में। मगर इसकी जो शुरुआत है वो बहुत पुरानी थी। तो मैं ये दिखाना चाहूँगी इस स्लाइड में कि ये डॉक्टर विलियम कोले हैं, एक सर्जन थे 100 साल से पहले। तो उन्होंने सबसे पहले क्रूड रूप में इस्तेमाल किया था इम्यूनोथेरेपी का। एक पेशेंट में उन्होंने एक बैक्टीरियल टॉक्सिन इंजेक्ट कर दिया था। अच्छा। और सार्कोमा का पेशेंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो उसका कैंसर चला गया था, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था। तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था इम्यूनोथेरेपी का। उसके बाद बड़े धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई और धीरे धीरे पहले इन्फेंटाइल स्टेप्स हुए, बाद में जैसा कि मैंने बताया ये दोनों जो दिख रहे हैं महानुभाव इस पिक्चर में, ये डॉक्टर जिम एलिसन है और प्रोफेसर हॉन्जो यूएसए से और जापान से। इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि इम्यूनोथेरेपी के कौन से रिसेप्टर्स हो सकते हैं जिनको कि जो कि इम्यूनोथेरेपी पे ब्रेक की तरह काम करते हैं, और यदि हम उनको रिलीज कर दें तो इम्यून सिस्टम, बॉडी का खुद का जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो इस तरीके से रिवोक हो जाता है कि वो कैंसर की सेल को फॉरेन समझ के उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करने लगता है। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। कई तरीके के डेडली कैंसर्स में जो है, मैं बोलती हूँ चेक पॉइंट, फ्रॉम कोलीज टॉक्सिन टू चेक पॉइंट चार्ली, देयर इज लॉट ऑफ प्रोग्रेस, और इसने बहुत मिरेकल किए हैं। मगर अगेन मैं फिर से कॉशन दूंगी, ये एक्सपर्ट हैंड में होना चाहिए। कोई भी चीज़ पेनिसिया नहीं है, सब मर्जों की दवा नहीं है। हमें बड़ा जुडिशियसली चुनना पड़ता है क्लिनिक में किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या इंडिकेशन है, क्या फायदे नुकसान है। नक्कीच मॅडम तुम्ही सांगताना इम्युनोथेरपी आणि किमोथेरपी त्यासोबतच टार्गेटेड थेरपीबद्दल पण सांगितलं, तर याच्यात काय फरक काय आहे? तो बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। तो जैसे कीमोथेरेपी की दवाएं जो होती हैं वो जनरली कैंसर की सेल को किल करती हैं, तो हम बोलते हैं साइटोसिडल मोड से काम करती हैं, और इस तरीके से काम करती हैं कि सभी सेल्स पे सभी एक तरीके से असर डालती हैं। मगर जो हम टारगेटेड थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या करती है कि जो टारगेट स्पेसिफिक, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, वुमेन में कई सारे हमारे दर्शक जो हैं वो महिलाएं होंगी। तो मैं बताऊंगी कि यदि ये स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर यदि होता है तो वो 3 तरीके से हो सकता है। उसमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव हो सकता है, HER2 पॉजिटिव हो सकता है। तो यदि हमें जैसे HER2 का एक रिसेप्टर मिल गया है इस स्तन कैंसर के कोशिकाओं में, तो हम उसमें हमारे पास बड़ी अच्छी दवाएं मौजूद हैं, कई तरीके की, जो हम एंटी HER2 थेरेपी हम बोलते हैं। तो हम उसको टारगेटेड थेरेपी में यदि यूज़ कर लेते हैं तो बड़े ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब ये दवाएं नहीं थी तो उस समय में ये HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जो था बड़ा खराब प्रोग्नोसिस इसका था। मगर ये एंटी HER2 दवाएं जब डिस्कवर हुई हैं और उनकी कई जनरेशन्स अब आ गई हैं, तो इसने बिल्कुल एपिडेमियोलॉजी इस डिसीज़ की बदल दी है। तो ये फ़र्क होता है कि वो टारगेट मिल गया, उस टारगेट को हमने टारगेट कर लिया अपनी दवाओं से, तो बहुत बढ़िया परिणाम आए और जो उसके दुष्परिणाम है वो मिनिमाइज हो गए। इम्यूनोथेरेपी जैसे मैंने बोला कि वो एक अलग ही मैकेनिज्म से काम करती है, वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को जागृत कर देती है। इस तरीके से जो इम्यून सेल्स होती हैं हमारी टी सेल्स, वो जाती हैं, वो फाइंड आउट करती हैं कि ये सेल्स जो कैंसर की सेल है ये फॉरेन सेल उसको समझती हैं कि वो कहीं बाहर से आई हुई सेल है, जैसे कि इन्फेक्शन की सेल को इरेडिकेट करती हैं, उसी तरीके से वो कैंसर की सेल को भी मारती हैं कभी कभी। लेकिन इसमें ये हो जाता है कि वो ज़्यादा ही जागृत हो जाती हैं और बॉडी के खुद के इम्यून्स, जो बॉडी के खुद के सेल, उनको भी हम वो समझने लगती हैं कि बाहर के हैं, और उस समय ऑटो इम्यून फिनोमिना की वजह से कई तरीके के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। नक्कीच मॅडम तुम्ही सांगितलं दुष्परिणामबद्दल बोलतायत, तर किमोथेरपी इम्युनोथेरपीमध्ये ह्या दुष्परिणाम व्यतिरिक्त अजून काय काय दुष्परिणाम आहेत? तो देखिए मैं आपको बोलूँगी कि कोई भी ट्रीटमेंट जो इफेक्ट करता है उसका साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। कोई नथिंग इज होली वाटर इन दिस वर्ल्ड, और होली वाटर जो गंगा जल उससे भी साइड इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें कई बार कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं, कई बार कुछ और पोल्यूशन के एलिमेंट हो जाते हैं। तो हमें बड़ा सावधानी रखनी होती है, हर तरीके के ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट होना मौजूद है। और ये साइड इफेक्ट जो होते हैं कीमोथेरेपी के बाद, ब्लड काउंट में कमी आना, हेयर फॉलिकल जो होते हैं उन पे असर करती है, म्यूकोजा जो होती है हमारी मुंह की लाइनिंग या गट की लाइनिंग, उन पे असर कर सकती है, कई तरीके की एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं,
इम्यून सिस्टम को जो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स हैं वो इफेक्ट कर सकती हैं। प्रैक्टिकली कोई भी ऑर्गन बॉडी का इफेक्ट हो सकता है अलग अलग तरीके से, और हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो कीमोथेरेपी होती है वो कैंसर की सेल को मारती है जो तेजी से डिवाइड होती है, इसलिए ये उन बॉडी पार्ट्स पे ज़्यादा असर करती है जो तेजी से डिवाइड होने वाले हैं, जैसे हेयर फॉलिकल है, क्योंकि बाल हमारे बढ़ते रहते हैं तो वो तेजी से डिवाइड होने वाले सेल्स हैं, तो उन पे ज़्यादा असर करती है। ब्लड सेल्स हैं वो तेजी से डिवाइड होते हैं। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड काउंट में यदि कमी आ जाती है तो जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारी इम्यून सिस्टम या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यदि उनमें एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा भी कम हो जाते हैं तो कोई भी छोटा इन्फेक्शन जो है वो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए हम हमेशा मरीज को ये गाइड करते हैं कि हमने कीमो दिया है तो कीमोथेरेपी के बाद का कोई भी छोटा बुखार भी आ जाता है 100 डिग्री का, या कोई भी और इन्फेक्शन का साइन है, तो आपको घर में नहीं रहना है, आपको इमीडिएटली एक्सपर्ट केअर में आना है और हमें जल्दी ही एक्ट करके लाइफ सेव करनी होती है। नक्कीच मॅडम. मॅडम तुम्ही चिकित्सा सांगतायत, तर चिकित्सा सांगताना मला एक प्रश्न येतो की समजा लहान मुलाला कॅन्सर झालाय किंवा मोठ्या व्यक्तींना कॅन्सर झालाय किंवा वयोवृद्धांना कॅन्सर झालाय, तर ह्यात वयामध्ये काही डिफरन्स येतो का चिकित्सा करताना? म्हणजे ब्लँकेट ट्रीटमेंट दिली जाते सर्वसकट सगळ्याच वयोगटातल्या लोकांना का काय वेगळं आहे त्याच्यात? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है इसकी जानकारी सबको होना चाहिए कि जब मैंने बोला कि ये प्रिसीजन थेरेपी रहा है या पर्सनलाइज थेरेपी रहा है, तो इसमें एज का या वय का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एक जो हम बोलते हैं हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है यंग और वेरी यंग, तो हम बोलते हैं उस सेगमेंट को एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट, जो उसको हम 15 साल से लेके 39 साल तक, मतलब 40 से कम के जो लोग होते हैं उनका सिस्टम बॉडी का बिल्कुल अलग तरीके का होता है। वो यंग होते हैं, वेल फिट होते हैं, उनकी अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो किशोरावस्था में जो बोलते हैं 15-16 में एक तरीके का कैंसर में ट्रीट करती हूँ, सार्कोमा जो बोन कैंसर होता है वो या जर्म सेल ट्यूमर, वो उस तरीके के ग्रुप में ज़्यादा मिलता है। तो उस समय उनकी अलग चैलेंजेस होते हैं, उनकी बॉडी वैसे ही चेंज हो रही होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आ रहे होते हैं, वो एज सच उनके साइकोलॉजिकल भी परिवर्तन हो रहे होते हैं, और उस समय में यदि कैंसर आ गया तो अलग तरीके की स्ट्रेस कॉज करता है। यदि कोई 20, 25, 30 की कोई लेडी है या कोई मेल है तो उनके अलग चैलेंजेस होते हैं, उनके रिलेशनशिप इश्यूज, शादी होना है या शादी हो गई है, उनको प्रेगनेंसी प्लान करना है, फर्टिलिटी इश्यूज, वो सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ साथ हम ये भी देखते हैं, और मैंने ये काफ़ी पायोनियर वर्क किया मेरे प्रायर इंस्टीट्यूट में, जब मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 15 साल प्रोफेसर थी, तो वहाँ पे हमने ये यंग ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, पब्लिश भी किया है, और इसमें हमने देखा है कि हम कैसे उनकी फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट, कैसे उनकी साइकोसोमेटिक रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि मान लो कोई पेशेंट होता है जो 60 साल से बड़ा है, जिसको हम जीरियाट्रिक्स बोलते हैं, या 65 साल से बड़ा इंटरनेशनल डेफिनेशंस में, तो हम इसको जीरियाट्रिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो एल्डरली मरीज होते हैं इनमें बहुत टाइम कुछ तरीके की और बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको तो मालूम है, जॉइंट की तकलीफ हो सकती है, और उनका सोशल सपोर्ट भी कई बार इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो हमें वो सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, क्या बीमारियां साथ में हैं, उनका फिजियोलॉजिकल रिजर्व कितना है, क्योंकि 60 साल के 2 मरीज सेम नहीं होते। कभी कभी एक 60 साल का मरीज जो होता है वो 40 के हिसाब से बिहेव करता है, इतनी अच्छी उसका फंक्शनल रिजर्व होता है, कई बार वो 80 साल का दिखता है। तो हमें ये सब ध्यान में रख के हम प्लान करते हैं कि उनकी पोटेंशियल टॉक्सिसिटीज मिनिमाइज कर सकें और थेरेपी उनको मॅक्झिमम इफेक्ट कर सके। नक्कीच मॅडम. प्रेक्षको, चर्चेच्या या वळणावरती आपल्याला एक टेलिफोन कॉल आलेला आहे. दीपक पटेल बोलत आहेत नाशिकहून. दीपकजी, तुमचा प्रश्न विचारा. नमस्कार दीपकजी. हॅलो हॅलो हा सर, नमस्कार, बोला. नमस्ते मॅडम. नमस्कार. मॅडम मला एक प्रश्न विचारायचा होता. आता आपण जो टॉपिक चांगला घेतलाय मॅडम, एक आपल्याला माहिती आहे कीमोथेरपीमुळे केस गळती होते शरीरावर, आणि अजून दुसरे काही साईड इफेक्ट होता का बा, ते माहिती पाहिजे होती. बरोबर, ठीक आहे. नक्कीच धन्यवाद, तुमचा प्रश्न आम्हाला पोहोचलेला आहे. दिस वॉज द सेकंड क्वेश्चन. याच्या पुढचा क्वेश्चन हाच होता जे दीपकजीने विचारला की केस गळणं ह्याबद्दल तुम्ही म्हणाले की हे साईड इफेक्ट आहे, तर केस गळणे ह्या साईड इफेक्टबद्दल बोला, आणि त्यासोबत आणखी काय साईड इफेक्ट आहे ते दीपकजी ने माहिती करून घ्यायचं. तो थोड़ा सा आप इसको इलेबोरेट करेंगे कि मतलब साइड इफेक्ट्स के बारे में हमको जानकारी देनी है. हाँ. साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं कौन से? हाँ.
तो दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लोग कई बार घबरा जाते हैं, वो एवर्सिव हो जाते हैं कीमोथेरेपी लेने के लिए या बाकी ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो कैसा है कि इनके साइड, देखिए मैंने बोला कोई भी ट्रीटमेंट है तो साइड इफेक्ट होगा। कीमोथेरेपी के साथ में वॉमिटिंग नौशिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है। लोगों को भूख कम हो जाती है, उनको उल्टी आती है, नौशिया होता है, उल्टी की इच्छा होती है, कई बार उल्टी हो जाती है। तो ये एक सबसे मतलब बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन मैं बोलूँगी है। तो इसके लिए कई तरीके की प्री मेडिकेशन हम लोगों ने डिवाइस की हैं। और एक मैं ये अपना रिसर्च पेपर दिखाना चाहूँगी। ये मेरे प्रायर इंस्टीट्यूट टाटा मेमोरियल से ये पेपर है और ये हमने वर्क किया था। ये फेज 3 रैंडमाइज ट्रायल हम लोगों ने किया था टाटा मेमोरियल में। बहुत ज़्यादा नंबर में पेशेंट्स में हमने इनको लिए और हमने देखा कि ओलैंज़ापिन एक छोटी दवाई है जो एंटी साइकोटिक के रूप में भी यूज़ होती है। उसकी एक छोटी डोज ऐड करने से, जो हम यूजुअल ट्रिपल एंटीएमेटिक थेरेपी देते हैं, हमने काफ़ी अच्छा कंट्रोल वॉमिटिंग नौशिया में देखा। तो इस तरीके की छोटे मेजर्स, ये बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल लैंसेट ऑन्कोलॉजी हमारे कैंसर के क्षेत्र में बड़ा प्रभावी जर्नल माना जाता है, उसमें पब्लिश भी हुआ है और ये इसके प्रैक्टिस चेंजिंग इम्प्लीकेशंस हैं वर्ल्ड ओवर। तो हम लोगों ने ये रिसर्च अपने इंडिया में की है और इस तरीके की चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। ये लो कॉस्ट इंटरवेंशन से हमने ये नौशिया वॉमिटिंग भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि हेयर फॉल होना। तो कई स्पेशली जो यंग वुमेन होती हैं वो, या इवन यंग मेल वो बोलते हैं कि नहीं मैडम, हमारे लिए इतना ये बालों का झड़ जाना, बाल्ड हो जाना इतना महत्वपूर्ण है कि कोई ऑर्गन का जाना भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार उन्होंने बोला, क्योंकि ये बार बार हमें स्टिग्मा जैसा आता है, ये हमें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस में कमी करता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि इसके लिए स्कैल्प कूलिंग डिवाइसेस आ गई हैं। अगेन मोस्ट हम्बली मैं बताना चाहूँगी कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मेरा प्रायर इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैंने ये पायनियर ट्रायल किया कंट्री में, जिससे हमने देखा कि स्कैल्प कूलिंग डिवाइसेस जो हम प्रिवेंट कर सकती हैं हेयर फॉल। तो आप ना केवल आपको लाइफ मिल सकती है, ना केवल हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रिजर्व कर सकते हैं, एक डिग्निफाइड लाइफ दे सकते हैं, आपको जो कंसर्न है वो सब एड्रेस कर सकते हैं। और तरह तरह के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था फर्टिलिटी पे असर आ सकता है। तो हम फर्टिलिटी, ऑन्को फर्टिलिटी के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। हमने प्रेगनेंसी विद कैंसर के क्षेत्र में रजिस्ट्रीज बनाई है और हम कोशिश करते हैं कि इवन यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन को कैंसर हो जाए तो उसकी प्रेगनेंसी भी सेफ रहे और वुमन भी सेफ रहे। तो साइड इफेक्ट्स की जानकारी हम मरीजों को डिटेल में देते हैं। उसके लिए हम बहुत अच्छे प्री मेडिकेशन यूज करते हैं, जिससे कि अक्यूट तुरंत जब कीमो चल रही है तब साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो, और बाद में जैसे कि हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए हम पीरियोडिक टाइम में टेस्ट करते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको तुरंत एड्रेस करते हैं। तो उचित समय पे उचित जानकारी मिल जाना, निदान होना और उसका उचित सोल्यूशन होना सबसे बड़ी की है। नक्कीच दीपकजी, मला आशा आहे की मॅडम यांनी तुम्हाला फक्त साईड इफेक्टच कोणकोणते आहेत ते न सांगता त्याच्यासोबतची चिकित्सा कशी करावी, काय आहे, अवेलेबल ऑप्शन कोणकोणते आहेत त्याबद्दलही खूप सविस्तर माहिती दिलेली आहे। मला आशा आहे की तुमच्या प्रश्नाचं समाधान तुम्हाला झालेलं असेल। मॅडम, याच्या पुढे जाऊन जे दुर्मिळ काही कॅन्सरचे प्रकार आहेत त्यापैकी एक तुम्ही त्याच्यामध्ये स्पेशलिस्ट आहात म्हणजे सार्कोमा, त्याबद्दल काही सांगा आणि अजून काही दुर्मिळ प्रकार आहेत का कॅन्सरचे? तो मैं थोड़ा अगेन आपको अपने कुछ वर्क दिखाना चाहूँगी इस स्लाइड्स के माध्यम से। तो देखिए ये एक बड़ा ये कार्टून पिक्चर मैं दिखा रही हूँ कि एक पिक्चर थी एलिफेंट मैन, कई सारे हमारे दर्शकों ने देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें एक रेयर डिजीज़ हो गई थी इस पर्सन को और उसकी ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस आए थे इसकी वजह से। तो इसी तरीके से ये होता है कि जब रेयर कैंसर हो जाते हैं, जैसे सार्कोमा या प्रेगनेंसी रिलेटेड कैंसर, बहुत ही रेयर और चैलेंजिंग होता है। ये प्रेगनेंसी रिलेटेड कैंसर का हमारा पब्लिकेशन है, क्योंकि हम लोगों ने ये रजिस्ट्री बनाई। तो क्या होता है कि जब कोई रेयर एंड चैलेंजिंग डिजीज आती है तो उसके लिए इतना कम एविडेंस मौजूद है, उसके लिए इतने कम एक्सपर्ट्स हैं, उसके लिए इतना कम हाई क्वालिटी गाइडलाइन मौजूद है कि ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है, डायग्नोसिस भी मुश्किल हो जाता है, मरीजों को एक दूसरे से सपोर्ट मिलना भी कम हो जाता है क्योंकि मरीज ही कम है। तो इसके लिए हमें स्पेशल एफर्ट लेने पड़ते हैं। हम लोगों ने अभी अपोलो हॉस्पिटल के थ्रू रेयर कैंसर लॉन्च भी किया है, जिसमें रेयर कैंसर और चैलेंजिंग कैंसर्स का उचित तरीके से निदान और ट्रीटमेंट हम लोग अंडर वन रूफ दे रहे हैं। तो ये मैं बताऊं कि जैसे कि इस तरह के कैंसर है तो हमें इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड कैंसर आ गया तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट भी हो, हमारे पास ऑब्स्टेट्रिशियन भी हो, हमारे पास सर्जन हो, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, अच्छा पैथोलॉजिस्ट हो, इमेजिंग वाला पर्सन हो। इन सब के साथ मिलकर हम बढ़िया इलाज कर सकते हैं। सार्कोमा के बारे में आपने बोला था, तो सार्कोमा के बारे में मैं
बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको ये एक हेरिडिटरी कैंसर के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ये भी कंपैरेटिवली रेयर है। 5 से 10% कैंसर हेरिडिटरी हो सकते हैं जो फैमिली में रन करते हैं किसी एबनॉर्मेलिटी म्यूटेशन होने की वजह से। आप लोगों में से कई लोग जो है एंजेलिना जोली को जानते हैं, बड़ी सेलिब्रिटी थी। ये इनको ब्रैका पॉजिटिव कैरियर थी, इनकी मदर और ग्रैंड मदर को ये कैंसर हुआ था और उन्होंने अपना बायलेटरल ब्रेस्ट रिमूवल कर लिया था, क्यों, जिससे कि उनको एक कैंसर ना हो। बाद में रिकंस्ट्रक्शन भी किया था। तो उन्होंने अवेयरनेस इतनी बढ़ा दी इस हेरिडिटरी वैरायटी के कैंसर में, जो एक बड़ा प्रोग्राम, नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम भी नहीं कर सकता था। तो मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि यदि फैमिली में रन कर रहा है तो अगेन आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, आपको जल्दी एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है। सार्कोमा के बारे में मैं बोलूँगी कि रेयर कैंसर्स हैं, बहुत चैलेंजिंग है। हमारे पास अच्छे नंबर्स थे तो हमने सार्कोमा की, ऑस्टियोसार्कोमा की स्पेशली 2 डिकेड्स में हमने कई तरीके के प्रोटोकॉल बदल के हमने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया, OGS-12, जिसका कि हमने नाम दिया और ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस में अडॉप्टेड है। और मेरे साथ मैं और मेरे कुछ कोलीग्स ने इसको कंसेप्चुलाइज किया था, बाद में डेवलप किया और इसके माध्यम से हम बहुत अच्छे ट्रीटमेंट कम कॉस्ट में बिना एडमिशन करे हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है। एक दूसरे तरीके का सार्कोमा होता है जो सॉफ्ट टिश्यूज में होता है, उसके लिए भी कई तरीके की प्रिसिजन थेरेपी मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसके हम अलग अलग मरीज को उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। 150 हिस्टोलॉजी होती हैं, तो हर पेशेंट को हमें बहुत बहुत समझ से ट्रीट करना होता। नक्कीच मॅडम तुम्ही चिकित्सेबद्दल सांगताना तुम्ही म्हणाल्या की भरपूर वेळा असं होतं की काही काही स्पेशलिस्टला बोलावं लागतं, अनेक स्पेशलिस्टला बोलावून मग चिकित्सेची चर्चा करावी लागते। तर हे जे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आहे याबद्दल जरा काहीतरी सांगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट है। मैं बोलूँगी कि जो आज कैंसर का ट्रीटमेंट इतना इवॉल्व हो गया है, इतना विकसित हो गया है और जो हम इतना अच्छा मरीजों को इलाज दे पा रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग जो अच्छे सेंटर्स हैं उनमें कोशिश करते हैं कि 3-4 स्पेशलिस्ट जो हैं, सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, इवन जो डायग्नोस्टिक वाले हैं जैसे पैथोलॉजी वाले, इमेजिंग वाले, ये सब लोग साथ में आए और ये सब लोग मिल के एक मरीज का ट्रीटमेंट डिसाइड करें। आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो फर्स्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है वो बेस्ट चांस होता है किसी मरीज़ के क्योर को प्लान करने के लिए। बाद में यदि कुछ भी गलती हो जाती है, सर्दी खांसी बुखार नहीं है कि हमने एक दवा दे दी फिर दूसरी दे देंगे, तीसरी दे देंगे। यदि पहला ट्रीटमेंट में कुछ मैसअप हो गया, कुछ गलत हो गया, तो बहुत मुश्किल होती है हमें उसको ठीक करने में। इसलिए यदि कई ब्रेन एक साथ स्टॉर्म करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हम एक मरीज़ के लिए बेहतर से बेहतर दवाई और प्लानिंग चुनते हैं, तो वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर कहलाता है। और वहाँ जहाँ जिन सेंटर्स में ये मौजूद है, जैसे कि हमारे सेंटर्स में, तो हम उसमें बेस्ट चांसेस होते हैं मरीज के ठीक होने के। नक्कीच मॅडम कॅन्सरबद्दल जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा त्याबद्दल खूप सारे संशोधन होताना पाहतो आपण, देशात सुद्धा आणि विदेशात सुद्धा। तर नवीन काय संशोधन होत चाललंय सध्या? तो अब कैंसर के क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट हो रहा है आकाश जी कि हम लोग कई बार जोक करते हैं कि हम यदि फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं किसी कॉन्फ्रेंस में बोलने जाने के लिए, तो जिस थेरेपी के बारे में बोल रहे होते हैं, जब तक फ्लाइट से हम वापस आते हैं तब तक नया इंडिकेशन आ जाता है। तो बहुत विकास हो रहा है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, क्लिनिशियंस लगे हुए हैं और हर क्षेत्र में हो रहा है। ये कीमो के क्षेत्र में, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा ट्रायल्स जो है क्लिनिकल चल रहे हैं। सपोर्टिव केयर के क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए कि हमने वो एक ओलैनजिपिन का ट्रायल किया, हमने एक बालों के झड़ने वाला ट्रायल किया, हम लोगों ने कुछ और हमने ड्रग रिपर्पसिंग के प्रयोग किए, जिसमें कि जैसे एक फाइब्रोमेटोसिस रेयर किस्म का ट्यूमर होता है, उसमें हमने देखा कि हमारी छोटी छोटी दवाएं सैलिकॉक्सिब, मिथोट्रिक्सिड, विनब्लास्ट, उसके माध्यम से हमने एक नया प्रोटोकॉल बनाया और वो बहुत सक्सेसफुल है। उसकी कॉस्ट $130 से भी कम है पूरे साल की, जबकि जो स्टैंडर्ड दवाई मौजूद है वर्ल्ड में वो कई लाख रुपए की आती है। तो हम बड़े इनोवेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे ट्रीटमेंट ही दें इस नई तरीके की पद्धति में। हम लोगों ने बहुत वर्क किया है, स्पेशली जब मैं टाटा मेमोरियल में काम कर रही थी, तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए जो अप्लाई हो सकता है, ऐसे कई तरीके के मैंने प्रयोग किए हैं और निकाला है कि अपनी टीम के साथ कि कैसे हम लो कॉस्ट में, कैसे हम कम कॉम्प्लेक्स तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। OGS-12, फाइब्रोमेटोसिस प्रोटोकॉल, इविंग सार्कोमा का प्रोटोकॉल, कई नई तरीके से हमने प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्रेस्ट या यंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कुछ प्रयोगात्मक तरीके से करने की कोशिश की। नक्कीच मॅडम। प्रेक्षको, मॅडम डॉक्टरांनी खूप छान आणि सोप्या पद्धतीत आपल्याला कॅन्सरबद्दलचे होणारे जे काही रिसर्च आहे, जे काही संशोधन आहे त्याबद्दल माहिती दिलेली आहे। आपण ही माहिती अजून पुढे घेणारच आहोत, आपण अजून कॅन्सरबद्दल चर्चा करणारच आहोत, पण वेळ झाली आहे एक छोट्याशा विश्रांतीची।
कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा तुमचा आवडता कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर. ब्रेकनंतर तुमचं पुन्हा स्वागत आहे. आपण डॉक्टरांशी चर्चा करत आहोत कॅन्सर व त्या निगडीत असणारी जी चिकित्सा आहे त्याबद्दल. आपण नेहमी पाहतो की कॅन्सरची चिकित्सा म्हटली की त्यामध्ये आपण खूप जास्त खर्चिक असं काहीतरी व्यवहार आहे किंवा खूप जास्त खर्चिक अशी चिकित्सा आहे असं नेहमीच आपल्याला एक संभ्रम असतो. तर मॅडम, प्रश्न हा पडतो की खरंच कॅन्सरची चिकित्सा एवढी महाग आहे का आणि त्याला काही ऑप्शन आहे का, चीपर ऑप्शन आहे का की ज्याच्यामध्ये खर्च कमी करता येईल? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल केवल हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, जिस क्योंकि 70% तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आ जाते हैं, तो उन सभी के लिए बड़ा एप्लीकेबल है. तो हमें, मैं जब पर्सनलाइज थेरेपी या प्रिसिजन की बात करती हूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रिसोर्स कितने हैं. और हम बोलते हैं रिसोर्स अप्रोप्रिएट थेरेपी जो सस्टेनेबल हो सके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम इस पे वर्क करते हैं. तो देखिए, कई तरीके के ट्रीटमेंट बड़े महंगे हैं. जैसे इम्यूनोथेरेपी का जो स्टैंडर्ड कोर्स है वो 2 सालों का होता है. मैं एक स्लाइड आपको दिखाना चाहूँगी हमारी, जो हमने इंडिया में किया है. आप ये स्लाइड दिखाएंगे. तो देखिए, ये जैसे इम्यूनोथेरेपी का जो स्टैंडर्ड कोर्स होता है वो 2 साल की थेरेपी होती है, मगर हमने हमारी इम्यूनो ऑन्कोलॉजी सोसाइटी के थ्रू हमने क्या किया कि ये स्टडी की. मैं इसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर थी और 13 सेंटर इंडिया में, लार्ज मोर देन 1000 पेशेंट्स में हमने स्टडी करके देखा कि यदि हम एक शॉर्ट कोर्स भी देते हैं इम्यूनोथेरेपी का, 5 साइकिल मीडियम, 2 साल तक की थेरेपी देने की जरूरत नहीं है, 5 साइकिल भी यदि ले सके मरीजों को तो भी अच्छा परिणाम मिल सकता है. मैं ये बोलूँगी कि ये एक ही स्टडी थी और हमें रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत है और भी इसको, कि ये परिणाम और भी जगह देखा जा सकता है क्या. मगर ये एक इनोवेटिव, ये प्रयोग था. ये हमने देखा कि हमारे मरीजों में यदि मान लो पूरा नहीं दे सकते तो हम क्या करके उनको कुछ तो वो कर सकते हैं. इस तरह के कई शॉर्ट कोर्स के प्रोटोकॉल आए हैं टारगेटेड थेरेपी में, और शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं हम, कम डोज दे सकते हैं. हमारे मरीजों का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के मरीजों से बहुत कम होता है. तो कई बार हमारे पास ऐसा एविडेंस है रिसर्च में कि उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो कम दवाई देने से भी सैचुरेट हो जाते हैं. तो हम ये नए नए इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट करके कोशिश करते हैं कैसे हम ड्रग की कॉस्ट कम लाएं. मैंने आपको एग्जाम्पल बताया OGS-12 का, जो ऑस्टियोसार्कोमा के लिए एक पायोनियर प्रोटोकॉल है जो कम का कॉस्ट में जिसने काफ़ी मदद की है. ये एक मैंने आपको लो डोज ओलैंज़ेपिन का ट्रायल बताया, जो ये सब हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में गए हैं क्योंकि ये नए बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज़ थे और उन्होंने वर्ल्ड स्टैंडर्ड से जो है मरीजों को उतना ही आराम दिया और बहुत कम कॉस्ट पे, मच लेस कॉम्प्लेक्स तरीके से. तो ये ज़रूरी नहीं, मैं बोलती हूँ कई दवाएं महंगी हैं मगर हम कई तरीके के इनोवेटिव आइडिया से वो जो कॉस्ट है वो कम भी कर सकते हैं. और हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत फैंसी ट्रीटमेंट ही दें. हम कौन सा ट्यूमर है, कौन से स्टेज में है, किस तरीके के रिसोर्स मौजूद है, ये सब कंसिडर करके हम कम कॉस्ट में भी अच्छा इलाज डेफिनेटली. किती % कमी होऊ शकतं? हे जे कॉस्ट आहे, समजा 100 रुपये लागत असतील तर किती लागणार? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मगर हम ये नहीं, ब्लैंकेट आंसर नहीं है इसका, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कौन से तरीके का ट्यूमर है, कौन से तरीके का कैंसर है, कौन से स्टेज में है, उसके लिए क्या क्या दवाइयाँ देने की जरूरत है. मैं आपको छोटा एग्जांपल बताऊंगी. जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी तो हमारी टीम ने 100 रुपीज़ में एक बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी किया था. तो वो कैसे किया था, उसमें बहुत सारे पूरी टीम का योगदान था, सोशल वर्कर्स का योगदान था. तो हम बोलते हैं कि अकेला एक इंसान नहीं कर सकता, डॉक्टर्स अलोन नहीं, हमें पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है, हमें नर्सेस की ज़रूरत होती है, हमें सोशल वर्कर्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें इंडस्ट्री, फार्मा पीपल की सपोर्ट की ज़रूरत है. कई बार फ्री दवाएं दे देते हैं, कॉस्ट कम कर देते हैं, बहुत सहयोग करते हैं कई तरीक़ों से. और हमें इसकी भी ज़रूरत होती है कि फैमिली सपोर्ट हो, मोटिवेशन हो, और इन सब से मिला जुला के हम लोग कॉस्ट जितनी मतलब कोशिश की जा सकती है कि हम कितना कम कॉस्ट में भी मरीज़ का इलाज कर सकें. नक्कीच मॅडम, आपण खर्चाबद्दलच चर्चा केली. कॅन्सरचे आपण आहे ना कधी पण विचार करतो तेव्हा स्टेजेस विचार करतो की कॅन्सरच्या या स्टेजला पेशंट आलेला आहे. तर कॅन्सरचं स्टेज आणि कॅन्सरचे जे ग्रेड आहेत, जे मेडिकलमध्ये आपण वापरतो ग्रेड्स, तर याच्यात काय फरक आहे का? अभी ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत बार ये कन्फ्यूजन रहता है और बड़े मरीज़ इससे कंफ्यूज हुए रहते हैं. तो देखिए, कैसा है कि जो स्टेज है वो ये दिखाता है कि जो कैंसर है वो जिस ऑर्गन से निकला है वो उस ऑर्गन में सीमित है कि बाहर चला गया तो कहाँ तक बाहर चला गया. मैं एक स्मॉल एग्जांपल दूंगी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल देती हूँ मैं. ब्रेस्ट कैंसर, वुमेन कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर इज़ क्लोज टू माई हार्ट एंड मैंने काफ़ी काम किया उनके ऊपर. तो ब्रेस्ट कैंसर में
यदि मान लो ब्रेस्ट तक सीमित है कैंसर तो वो लोकलाइज ट्यूमर होता है, अर्ली स्टेज बोलते हैं हम। यदि वो वहाँ से निकल के लिम्फ ग्लैंड, जो आर्मपिट में ग्लैंड, जो लिम्फ के ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ चला गया तो हम बोल देते हैं कि लोकली एडवांस्ड हो गया है। और यदि ये ट्यूमर वहाँ से भी निकल के ब्लड के माध्यम से लंग में चला गया है, ब्रेन में चला गया है, लिवर में चला गया तो हम बोलते हैं मेटास्टेटिक हो गया, तो ये हायर स्टेज में चला गया। तो स्टेजिंग सिस्टम वेरी कर सकते हैं, पर नट शेल स्मॉल लेमेंस लैंग्वेज में ये है कि ट्यूमर तक कन्फाइंड है, लिम्फ ग्लैंड में चला गया है या बाहर निकल के दूसरे ऑर्गन्स में चला गया। इसके माध्यम से हम स्टेज डिसाइड करते हैं। जो ग्रेड है वो उसकी बायोलॉजी होती है, मतलब ये कितना तेजी से प्रोलिफरेट करता है। कुछ और करेक्टर्स होते हैं तो हम बोलते हैं ग्रेड 1 ट्यूमर है जो बड़ा इंडोलेंट टाइप का होता है, धीरे धीरे ग्रो करने वाला। ग्रेड 2 उससे थोड़ा अग्रेसिव होता है। ग्रेड 3 अग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, अग्रेसिव कैंसर्स होते हैं। तो ग्रेड और स्टेज में ये डिफरन्स आहे। नक्कीच. तर चर्चेच्या या वळणावरती आपल्याला अजून एक टेलिफोन कॉल आलेला आहे. सचिनजी बोलत आहेत नाशिकहून. सचिनजी नमस्कार. हो नमस्कार. नमस्कार. विचारा, आपला प्रश्न विचारा. सर, केमोथेरपी दिली जाते. केमोथेरपीमध्ये रुग्णांची केस गळती होते, त्यांचा विकनेस वाढत जातो. त्यासाठी नक्की पर्याय काय? केमोला पर्याय काय जर उलट्या होतात केमोथेरपीनंतर मोठ्या प्रमाणात? बरोबर. इफेक्टिव्ह पर्याय काय केमोच्या? फर्स्ट स्टेज लंग कॅन्सर आहे आईसाठी. फर्स्ट स्टेज लंग कैंसरसाठी. फर्स्ट स्टेज. मैडम थैंक यू. समझा। हाँ, तो कीमोथेरेपी के लिए कौन सा ऑप्शन है? तो आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और बड़े लोगों को इससे वो प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि कीमोथेरेपी जनरली साइटोसिडल एक्शन से काम करती है, कैंसर की सेल को मारती है और उसी तरह से बॉडी के बाकी सेल्स पे भी जो हाईली डिवाइडिंग होते हैं उन पर असर करती है। आपने जैसे बोला कि अशक्तपना या फटीग हो जाती है, वीकनेस होती है और भी कई कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो मेटास्टेटिक स्टेज 4 में डिजीज है उसमें बड़ा अच्छा रोल आया इम्यूनोथेरेपी का, बड़ा अच्छा रोल आया टारगेटेड थेरेपी का। जो लंग कैंसर की आपने स्पेसिफिकली बात की वो तो एक रोल मॉडल है, अभी हम बोलते हैं पोस्टर चाइल्ड है प्रिसिजन थेरेपी के लिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग करते हैं, हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं स्टार्ट करने के पहले ट्रीटमेंट, और देखते हैं कौन से टारगेट है। उसमें कई तरीके के टारगेट मिल सकते हैं, तो हम कीमोथेरेपी के बिना भी उसका बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। कौन सा टारगेट मिला है इसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं और हम टॉक्सिसिटी मिनिमाइज कर सकते हैं, इफेक्ट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये नया दौर है, मैं बोलूँगी प्रिसिजन थेरेपी का। हम इस दौर में हैं और हम कई तरीके के अच्छे ऑप्शन आपको दे सकते हैं कीमोथेरेपी के बनस्पत। नक्कीच. मॅडम, आपण जेव्हा चिकित्सा करताना विचार करतो, आज हे तुम्ही सांगताना सांगितलं की एंजेलिना जोली यांचं मॅमॅक्टॉमी वगैरे करावं लागलं, तर शस्त्रक्रिया ही एकटी एक चिकित्सा म्हणून चालते का त्यासोबत इम्युनोथेरेपी, कीमोथेरेपी याची जोड द्यावीच लागते, असं काय आहे? तो बहुत बढ़िया सवाल है ये, मैं बोलूँगी अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि दर्शकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये सवाल जानना कि मैंने जैसे आपको बोला था कि आज की जो एरा है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एरा है। उसमें एक ट्रीटमेंट मेजॉरिटी ऑफ टाइम सफिशिएंट नहीं होता है। यदि बहुत ही अर्ली डिटेक्शन हो गया है तो कुछ केसेस में सर्जरी अलोन सफिशिएंट हो सकती है, मगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में स्पेशली यदि वो कैंसर थोड़ा बढ़ गया है तो हमें एक से अधिक पद्धतियों को साथ में इलाज करना पड़ता है। हम सर्जरी और रेडिएशन का साथ में इलाज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ट्यूमर किस स्टेज में है। और बहुत बार हमें सर्जरी के पहले भी कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, जिसे हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, या न्यू एडजुवेंट इम्यूनो कीमोथेरेपी का आजकल रोल आ गया, न्यू एडजुवेंट टारगेटेड थेरेपीज का रोल आ गया। तो उन कैंसर में जो मेटास्टेटिक नहीं हुए हैं, जो अभी लोकलाइज्ड है, उन कैंसर्स में भी मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट का रोल है। उसमें भी इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी सभी का रोल सर्जरी के साथ है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर्जरी अलोन सफिशिएंट है। इवन जब सर्जरी हो जाती है तो हमें बहुत बार एडजुवेंट, जिसे हम बोलते हैं एडजुवेंट फैशन में, वो हमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन वगैरह देना पड़ता है, और वो यदि ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया तो बीमारी के वापस आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। कैंसर खतरनाक इसलिए है कि उसमें कोई भी यदि माइक्रोस्कोपिक सेल्स भी रह जाती हैं तो वो बीमारी की रिकरेंस कर देती है, बीमारी के वापस आने की संभावना बढ़ा देती हैं। तो जो हम सर्जरी करने के बाद कीमो देते हैं या इम्यूनो देते हैं या टारगेट देते हैं या रेडिएशन, वो हम ये रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। तो हम कभी भी जीरो नहीं कर सकते, मगर स्टिल बहुत कम कर सकते हैं। तो आपको पूरा प्रोटोकॉल पूरा करना है, और इसका अच्छा एविडेंस मौजूद है कि जो पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं उनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। नक्कीच मॅडम. मॅडम, चर्चेच्या वळणावरती एक श्लोक मला आठवतोय, हिताहितम सुखम दुःखम मानस्तस्य हिताहितम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्चे यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते. याच्यामध्ये आयुर्मानबद्दल, क्वालिटी ऑफ लाईफबद्दल खूप जास्त महत्त्व सांगितलेलं आहे. तर क्वालिटी ऑफ लाईफबद्दल काय सांगाल मॅडम?
तो ये भी एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने इतना, मैंने आपको बताया, इतना एडवांसमेंट हुआ है, इतना अच्छा काम हुआ है, उसकी वजह से हमने क्या किया है कि लोग, कैंसर पेशेंट का सर्वाइवल बहुत बढ़ गया, उनकी प्रोग्नोसिस बड़ी अच्छी हो गई। तो जब उनका सर्वाइवल अच्छा हो गया है तो हमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी ध्यान देना। तो क्वांटिटी केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये सिर्फ हमें उनकी लाइफ के ईयर्स ही ऐड नहीं करने हैं, हमें उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ ईयर्स ऐड करने हैं, तो जिसमें कि वो एज फार एज पॉसिबल वो नॉर्मल लाइफ जी सके। तो जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको कितना मिनिमाइज कर दें टॉक्सिसिटी को, जिससे कि उनकी लाइफ उतनी अफेक्ट ना हो। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे कि उनका एक्यूट फेज में नौशिया वॉमिटिंग कम कर दें, उनकी वीकनेस फटीग को कम कर दें, उनके इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी को कम कर दें। तो कई तरीके के मेजर्स हम करते हैं, हम इसे बोलते हैं इनहैंस सपोर्टिव केयर। मैं इसकी प्रोपोनेंट हूँ, मैं हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज केयर देती हूँ और उसके साथ में उसको इनहैंस सपोर्टिव केयर देती हूँ कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रिजर्व रह सके। तो हम ये शॉर्ट टर्म में भी देखते हैं, लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म में हार्ट पे असर आ सकता है, किडनी पे असर आ सकता है, लिवर पे असर आ सकता है, उन सब के लिए क्या मेजर्स करने, समय कम है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, पर कई तरीके के अच्छे प्रयोग करके हम ये सब चीज़ें प्रिजर्व कर सकते हैं। उनकी फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, उनके बाद में मदर या फादर बनने के चांसेस, वो सब चीज़ें हम ध्यान देते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रिजर्व करने के लिए। नक्कीच मॅडम, चिकित्सा करताना तुम्ही सांगताना म्हणाल्या होत्या की परिवार असो किंवा सामाजिक कार्यकर्ता असो किंवा आपण मीडिया असो, याचा फार महत्त्वाचा रोल आहे, तर काय म्हणणं आहे तुमचं याच्याबद्दल? तो बिल्कुल मैं बोलूँगी कि जैसे मैंने मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट की बात की थी कि कई तरह के स्पेशलिस्ट, उसके साथ मैं बोलूँगी कि मीडिया का रोल, सोशल वर्कर्स का रोल, फैमिली का रोल, सपोर्ट सिस्टम का रोल बहुत ज़्यादा है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। एक अकेला डॉक्टर या एक अकेला मेडिकल स्टाफ सब कुछ नहीं कर सकता है, और मीडिया की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देखिए आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लाखों लोग इसको देख रहे हैं, तो ये मैसेज कितने लोगों को जा रहा है, ये वॉइस एम्पलीफाई होती है, कि इस तरीके से हम हैंड होल्डिंग करते हैं, हम एक से दूसरे को अवेयरनेस देते हैं। तो ये अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ कि कोई लंग कैंसर का पेशेंट जो मेरा है, वो 6 महीने तक टीबी का ट्रीटमेंट लेके आता है किसी कम्युनिटी प्रैक्टिशनर से, क्योंकि उनको उतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ ये अवेयरनेस, ये सब कुछ मीडिया के माध्यम से जितना जा सके, और दूसरी बात ये भी जाए कि एडवांस होने पर भी हमारे पास कई तरीके के इलाज मौजूद है। ये भी इन्फॉर्मेशन जाए कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रिजर्व कर सकते हैं, हम साइड इफेक्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, और हर मरीज को इंडिविजुअलाइज और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टंट है और सबकी भूमिका इंपॉर्टंट है। नक्कीच मॅडम, सरते शेवटी काय संक्षेपमध्ये एक संदेश काय द्याल तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना? तो मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबके हिस्से में कोई ना कोई बीमारी है। कैंसर भी उसी तरीके की बीमारी, किसी को डायबिटीज़ मिल जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर, आपको यदि कैंसर भी मिल गया तो हिम्मत मत हारिए, नेवर एवर गिव अप, और फाइट करने से, अच्छे से इलाज करने से बहुत कुछ संभव है। तो मैं एक दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियाँ बोलूँगी अपना मैसेज देने के लिए, वो मेरे फेवरेट कवि हैं। तो ये है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नक्कीच मॅडम, खूप धन्यवाद। छान असं तुम्ही संदेश दिलाय आमच्या प्रेक्षकांना। मॅडम, आज आपण इथे आलात, आमच्या प्रेक्षकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिलीत, त्यांचे मोलाचे मार्गदर्शन सुद्धा केले। या सर्वांसाठी मी प्रेक्षकांतर्फे आणि सह्याद्री वाहिनीतर्फे तुमचा आभार मानतो। धन्यवाद मॅडम। तुमची रजा घेण्याची, पुन्हा भेटूया एका नव्या विषयासह तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमामध्ये, ज्याचं नाव आहे हॅलो डॉक्टर। तोपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा, हसत राहा। धन्यवाद।